नमस्कार। टीम एजुकेशन इंडिया परिवार में मैं शेखर पांडे आप सभी भाई बहनों का प्राचीन भारत के इतिहास क्लास में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे, पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे से चलेगी। क्यों भाई, कुछ लोगों के नाम ले लेता हूं। तरुण पाल जी, सविता केशरवानी जी, राम अवतार जी, सुप्रिया, दुर्गेश, अजीत, जितेंद्र, रजनी, शिव, दीपशिखा, जितेंद्र, रीता, मुराद, बहुत सारे लोग हैं, राहुल। सब ठीक ठाक है भाई? हम लोग बात कर रहे थे महाजनपद काल की, और महाजनपद काल में बात हो रही थी मगध साम्राज्यवाद को लेकर के। और मगध में एक हेडिंग डाला हुआ था, कल ये हो गया था कि नोट करने की कुछ लोगों की इच्छा नहीं थी, इस वजह से बात रोक दिया था। आज उन सारी बातों को नोट करेंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ जाएंगे। पूरा का पूरा मगध को आज ही समेटने का प्रयास करेंगे। आपको बताया हुआ था कि मगध में सबसे पहले अगर पुराणों की बात किया जाए तो पुराणों के अनुसार बृहद्रथ वंश का शासन था, जबकि इस समय काल की अर्थात महाजनपद काल की जो सबसे ऑथेंटिक जानकारी मिलती है वो बौद्ध ग्रंथों से मिलती है। और बौद्ध ग्रंथों से इस बात की जानकारी मिलती है कि मगध पे सबसे पहले हर्यक वंश का शासन था, जिसे पितृहंता वंश भी कहा जाता था। इसकी स्थापना बिंबिसार के द्वारा हुई। बिंबिसार ने मगध की सुरक्षा के लिए बहुत सारे विवाह किए थे। ऐसा कहा जाता है कि लगभग 500 के आसपास विवाह किया हुआ था। हद है मतलब, लेकिन ये किताबों की बातें हैं, ऐसा नहीं रहा होगा। आप लोग परेशान ना होइए ना, टेंशन लीजिए कि हमारी तो एक ही शादी होगी। तो जिसमें से 3 विवाह ज्यादा महत्वपूर्ण देखने को मिलते हैं। एक लिच्छवी राजघराने में राजकुमारी चिल्हना के साथ, एक कौशल राजकुमारी महाकौशल देवी के साथ। बदले में दहेज मिला हुआ था काशी, जो कि कौशल पहले ही जीत चुका था। 1 लाख आय वाला काशी का क्षेत्र दहेज में मिला हुआ था। और मद्र अर्थात पंजाब क्षेत्र में राजकुमारी थी क्षेमा, उसके साथ। अगर मित्रता की बात किया जाए तो आपको बताया हुआ था कि गौतम बुद्ध के समकालीन थे, मित्र भी थे। गौतम बुद्ध के संरक्षक के तौर पे भी बिंबिसार को जाना जाता है। बौद्धों के लिए वेलु वन दान में दिया हुआ था। और अवंती का राजा इनके पैरल जो था चंड प्रद्योत एक बार बीमार पड़ गया था। जो भी बीमारी मतलब वो नहीं है, बीमार पड़ गया था तो अपना चिकित्सक जीवक भेजा हुआ था उनके इलाज करने के लिए। सैनीय शब्द का प्रयोग किया जाता है क्योंकि पहली बार भारतीय इतिहास में निश्चित सेना रखने वाला यह व्यक्ति था, राजा था। इस वजह से सैनीय शब्द का प्रयोग इसके लिए किया जाता है। अंत इनका दुखद रहा, क्यों? क्योंकि इनके बेटे अजातशत्रु ने ही इनकी हत्या कर दी। पितृहंता को स्पष्ट करना था, तो पितृहंता कैसे हुआ? क्योंकि पुत्र अपने पिता राजा की हत्या कर रहा है और खुद राजा बन रहा है। ऐसा ही अजातशत्रु ने किया, बिंबिसार की हत्या किया और अगला राजा बन गया। अजातशत्रु के विषय में बताया था कि इसका वास्तविक नाम कुनीक था। कुनीक साम्राज्यवादी किस्म का राजा था। और 2 युद्धों का उल्लेख मिलता है किताबों में इसके समय काल के। एक कौशल के राजा प्रसेनजीत के साथ काशी के मुद्दे को लेकर के, वो जो दहेज में काशी आया था। दूसरा वज्जी संघ के विरुद्ध वत्सकार की प्रमुख भूमिका थी वज्जी संघ को मगध में मिलाने की या जीतने की। 2 नए हथियारों का प्रयोग किया गया था, महाकंटकशिला और रथमूसल, वज्जी संघ को जीतने में। बुद्ध का समकालीन था। इसी के समय 483 ईसा पूर्व में बुद्ध की मृत्यु हुई थी और बुद्ध के अवशेषों को 8 भागों में बांटा गया था, जिनमें से एक भाग पर राजगृह में एक स्तूप इन्होंने बनवाया हुआ था। इसी के समय काल में राजगृह में प्रथम बौद्ध सम्मेलन भी आयोजित हुआ था, जिसमें आनंद ने सुत्त पिटक की, जबकि उपाली ने विनय पिटक की रचना की हुई थी। फिर चूंकि क्षेत्र काफी बड़ा हो गया था तो अजातशत्रु की हत्या करके इनके बेटे उदयन अगले राजा बनते हैं। तो क्षेत्र बड़ा हो गया था मगध का, तो इन्होंने साम्राज्य के बीच में एक जगह निर्धारित किया, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की। और पाटलिपुत्र को कुसुमपुर भी कहा जाता है। पाटलिपुत्र में राजधानी अपना स्थापित करते हैं। जैन धर्म के पोषक थे या जैन धर्म के समर्थक थे कौन? उदयन या उदयन।
इस वंश का अंतिम राजा नाग दशक या दर्शक था। उसके बाद नाग वंश की शुरुआत होगी। शिशुनाग, कालाशोक और नंदीवर्धन महानंदिन के विषय में थोड़ा सा देखेंगे। लास्ट में नंद वंश, थोड़ा सा पहले नोट कर ले, फिर आगे की बात करेंगे। हेडिंग आपने डाला होगा मगध साम्राज्यवाद या मगध साम्राज्य। पुराणों के अनुसार नोट करेंगे। पुराणों के अनुसार मगध पर सर्वप्रथम बृहद्रथ वंश का शासन था। बृहद्रथ वंश का शासन था, जबकि बौद्ध ग्रंथों के अनुसार नहीं लिखा नहीं है। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार ये हो गया है। अच्छा, बिंबिसार शुरू करना है। बिंबिसार, ठीक है। अच्छा, ठीक है। बिंबिसार, हेडिंग बिंबिसार आपने डाला है। ठीक है, बिंबिसार, कोई बात नहीं। बिंबिसार, इसे सैन्य भी कहा जाता है। बिंबिसार, इसे सैन्य भी कहा जाता है। इसे सैन्य भी कहा जाता है। सैन्य भी कहा जाता है क्योंकि भारतीय इतिहास में पहली बार इसी ने वेतनभोगी सेना की स्थापना की थी। वेतनभोगी सेना की स्थापना की थी। इसी में इसने मगध की सुरक्षा के लिए एक कूटनीति के तौर पर मगध की सुरक्षा के लिए एक कूटनीति के तौर पे वैवाहिक संबंधों का प्रयोग किया था। जिसमें इसके 3 विवाह ज्यादा प्रचलित रहे। डैश लिच्छवी वंश की राजकुमारी चिल्हना के साथ, ब्रैकेट में अजात शत्रु उत्पन्न हुआ। कल किसी ने लिखा हुआ था अजात शत्रु की मम्मी, ब्रैकेट में अजात शत्रु उत्पन्न हुआ था। दूसरा, कौशल राजकुमारी महाकौशल देवी से,
बदले में बदले में बदले में 1 लाख आय वाला 1 लाख आय वाला काशी का क्षेत्र 1 लाख आय वाला काशी का क्षेत्र दहेज में प्राप्त हुआ था। तथा तीसरा, मध्य क्षेत्र की राजकुमारी 6 माह के साथ। मध्य क्षेत्र की राजकुमारी 6 माह के साथ। पैराग्राफ चेंज करके, बिंबिसार 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 बुद्ध का संरक्षक एवं मित्र था। बुद्ध का संरक्षक तथा मित्र था। बुद्ध का संरक्षक तथा मित्र था। बुद्ध का संरक्षक तथा मित्र था और इसने बौद्धों को बौद्धों को बौद्धों को वेलुवन बौद्धों को वेलुवन बौद्धों को वेलुवन दिखाई दे रहा है ठीक से, वेलुवन दान में दिया था। वेलुवन दान में दिया था। बिंबिसार बिंबिसार अवंती के राजा चंडप्रद्योत अवंती के राजा चंडप्रद्योत का भी मित्र था। चंडप्रद्योत का भी मित्र था और एक बार इसके बीमार पड़ने पर अपने चिकित्सक जीवक को इसका इलाज करने के लिए भेजा था। उल्लेखनीय है कि
शालवती गणिका का पुत्र था। शालवती गणिका का पुत्र था और इसकी शिक्षा तक्षशिला विश्वविद्यालय में हुई थी। इसकी शिक्षा तक्षशिला विश्वविद्यालय में हुई थी। बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु ने बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु ने उसकी हत्या कर स्वयं राजा बन गया। हेडिंग अजातशत्रु। अजातशत्रु, इसका वास्तविक नाम कुनिक था। अजातशत्रु का अर्थ क्या होता है? अजातशत्रु का अर्थ होता है एक ऐसा व्यक्ति जिसका कोई शत्रु जन्मा ही न हो, अजातशत्रु। इसका वास्तविक नाम कुनिक था। यह एक साम्राज्यवादी राजा था। यह एक साम्राज्यवादी राजा था। काशी के मुद्दे पर कौशल के राजा प्रसेनजीत तथा अजातशत्रु के बीच संघर्ष हुआ। अजातशत्रु के बीच संघर्ष हुआ। प्रसेनजीत ने पराजय के बाद अपनी पुत्री वाजिरा का विवाह अजातशत्रु से कर दिया था। अजातशत्रु के समय ही वज्जी संघ से संघर्ष हुआ। अजातशत्रु के समय ही वज्जी संघ से संघर्ष हुआ और वज्जी संघ को मगध में मिला लिया गया। मगध में मिला लिया गया। इस कार्य में मगध के मंत्री वत्सकार की प्रमुख भूमिका रही। तथा इस संघर्ष में अजातशत्रु ने
दो नए अस्त्रों का प्रयोग किया था। दो नए अस्त्रों का प्रयोग किया था। पैराग्राफ चेंज करके, अजातशत्रु के समय ही 483 ईसा पूर्व में ईसा पूर्व में बुद्ध की मृत्यु हुई। बुद्ध की मृत्यु हुई। बुद्ध के अवशेष को 8 भाग में बांटा गया था। जिनमें से एक भाग पर अजातशत्रु ने राजगृह में एक स्तूप बनवाया था। अजातशत्रु के समय ही ईसा पूर्व में 483 ईसा पूर्व में राजगृह में प्रथम बौद्ध सम्मेलन हुआ था। जिसमें आनंद ने सूत पिटक की, जबकि उपाली ने उसकी जरूरत नहीं है प्रतिभा जी, अस्त्रों का नाम ये नहीं पूछा जाएगा कभी भी, मैं लिख देता हूं। महाकंटक शिला और रथमुसल, जबकि उपाली ने विनय पिटक की रचना की थी। अपने जीवन के अंतिम समय में अजातशत्रु ने बौद्ध धर्म अपना लिया था। अजातशत्रु के पुत्र उदयन, या ऐसे भी लिख करके आता है उदयन, एक ही बात है, आप समझ लेना, कि पुत्र उदयन ने इसकी हत्या
कर दी थी। हेडिंग उदयन। चूंकि नहीं, उदयन इसके समय तक मगध का क्षेत्र काफी बड़ा हो गया था, इस कारण इसने पाटलिपुत्र ब्रैकेट में कुसुमपुर नगर की स्थापना की और इसे मगध की नई राजधानी भी बनाया। उदयन चूंकि मगध का क्षेत्र काफी बड़ा हो चुका था, इस कारण उदयन ने पाटलिपुत्र ब्रैकेट में कुसुमपुर नगर की स्थापना की और इसे मगध की राजधानी भी बनाया। उदयन जैन धर्म का समर्थक था। नीचे एक लाइन, इस वंश का अंतिम राजा नागदशक या दर्शक था। अगली हेडिंग, नागवंश। नागवंश डैश, इस वंश की स्थापना शिशुनाग ने की थी। जो कि जनता द्वारा चुना गया राजा था। जनता द्वारा चुना गया, एक एक लाइन महत्वपूर्ण है, जनता द्वारा चुना गया राजा था। इसी के समय अवंती को जो अपने लौह खनिज के लिए प्रसिद्ध था, अवंती को जो अपने लौह खनिज के लिए प्रसिद्ध था, मगध में मिला लिया गया। इसी के समय
इसी के समय वज्जी संघ पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए वज्जी संघ पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए वैशाली को मगध की दूसरी राजधानी बनाया गया। इसका उत्तराधिकारी कालाशोक था। इसका उत्तराधिकारी कालाशोक था। हेडिंग कालाशोक। कालाशोक। पुराणों में इसे काकवर्ण, पुराणों में इसे काकवर्ण, काक का मतलब होता है कौवा, कौवा का कलर होता है काला, वर्ण का मतलब रंग, काले रंग का रहा होगा ज्यादा, इस वजह से पुराणों में इसे काकवर्ण ब्रैकेट में काले रंग का काकवर्ण कहा गया है। काकवर्ण कहा गया है। इसी के समय 383 ईसा पूर्व में इसी के समय 383 ईसा पूर्व में दूसरा बौद्ध सम्मेलन वैशाली में हुआ था। दूसरा बौद्ध सम्मेलन वैशाली में हुआ था। जिसमें बौद्ध संघ दो भागों में बौद्ध संघ दो भागों में डैश स्थविरवाद तथा महासांघिक स्थविरवाद आधा स थ स्थविरवाद तथा महासांघिक में बंट गया था। कालाशोक ने ही राजधानी को पुनः पाटलिपुत्र में स्थानांतरित किया था। इस वंश का अंतिम राजा नहीं, यही जो है बाद में चौथे वाले में जाकर के ये हीनयान हो जाएगा, ये महायान हो जाएगा चौथे वाले में जाकर के। शुरुआत यहीं से हो रहा है।
इस वंश का अंतिम राजा महानंदिन ऑब्लिक नंदीवर्धन था। महानंदिन ऑब्लिक नंदीवर्धन था। महानंदिन ऑब्लिक नंदीवर्धन था। हेडिंग नंदवंश। नंदवंश। इस वंश की स्थापना महापद्मनंद ने किया था। महापद्मनंद ने किया था। पुराणों में इसे सर्वछत्रांतक, पुराणों में इसे सर्वछत्रांतक ब्रैकेट में सभी क्षत्रियों का नाश करने वाला, सभी क्षत्रियों का नाश करने वाला ब्रैकेट क्लोज, कॉमा, परशुराम का दूसरा अवतार, सभी क्षत्रियों का नाश करने वाला ब्रैकेट क्लोज, परशुराम का दूसरा अवतार, कॉमा, कली का अंश, कली मतलब कलयुग, कली का अंश, कली का अंश, तथा एक छत्र व एक राट, एक छत्र तथा एक छत्र व एक राट मतलब एकमात्र राजा जिसका एक छत्र राज चलता हो, एक छत्र व एक राट आदि भी कहा गया है। प्रश्न बना हुआ है ये सब। यह प्रथम राजा था जिसने, यह प्रथम राजा था जिसने विंध्य पर्वत के दक्षिण में प्रथम राजा था जिसने विंध्य पर्वत के दक्षिण में जाकर विंध्य पर्वत के दक्षिण में जाकर कलिंग ब्रैकेट में उड़ीसा की विजय किया था। साथ ही कलिंग में नहर का निर्माण भी कराया था। साथ ही कलिंग में नहर निर्माण भी कराया था तथा कलिंग से जिन ज छोटी न जिन की प्रतिमा अर्थात मूर्ति की प्रतिमा, जिन क्या है, जिन का मतलब है जैन तीर्थंकर, जिन की प्रतिमा मगध लाया था।
मगध लाया था। महापद्मनंद के कलिंग विजय महापद्मनंद के कलिंग विजय और उसके कार्यों की जानकारी खारवेल के हाथी गुंफा अभिलेख। खारवेल कलिंग का बाद में एक राजा हुआ, चेदी वंश का, बाद में बात करेंगे जब मौर्य उत्तर पढ़ेंगे तब। खारवेल राजा का नाम है और इससे जुड़ा हुआ एक अभिलेख है हाथी गुंफा नाम के स्थान पे। खारवेल के हाथी गुंफा अभिलेख से मिलती है। खारवेल के हाथी गुंफा अभिलेख से मिलती है। पैराग्राफ चेंज करके, नंदवंश का अंतिम राजा घनानंद, नंदवंश का अंतिम राजा घनानंद था। जिसके समय भारत पर सिकंदर का आक्रमण हुआ था। जिसके समय भारत पर सिकंदर का आक्रमण हुआ था। इसका सेनापति भद्रशाल था। भद्रशाल था जिसे हराकर तथा घनानंद की हत्या कर चंद्रगुप्त ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। बस एक हेडिंग डाल लीजिए, 10 गणराज्य। 10 गणराज्य हेडिंग डाल लीजिए और छोड़ दीजिए। हो गया। ये तो मुझे नहीं पता है हिना अजमत जी। ठीक है, फिर कल मिलेंगे, यहीं से आगे बढ़ेंगे। 10 गणराज्य के विषय में लिखेंगे, उसका लोकेशन कहां पे है वर्तमान में, और उनकी राजधानियां क्या रही हैं या फिर किस नाम से वो जाने जाते हैं। फिर उसके बाद विदेशी आक्रमण की भी कल ही बात करेंगे। कल मिलते हैं। फिर कोई और बात होगी कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। बस रिवीजन करते रहें, लगातार आगे पढ़ते चले जाएं। धन्यवाद। आज 6 बजे अभी जो मैराथन की क्लास होगी ना, अच्छा एक बात और ध्यान से सुनेंगे,
आज मैराथन की जो क्लास होगी उसमें इनके सर की क्लास होगी, फिर उसके बाद संतोष अत्री सर की क्लास होगी और उसके बाद रमेश सर की क्लास होगी। ठीक है, और एज यूजुअल रात में फिर करंट की क्लास। एक बात और बताना चाहूंगा, ध्यान से समझेंगे। कल सुबह संस्था की ओर से आगे जो भी कुछ प्लानिंग किया जा रहा है उसको आप सारे लोगों को पब्लिकली बताने का प्रयास किया जा रहा है। और कल सुबह एक वीडियो प्रसारित होगी संस्था के द्वारा, आप में से बहुतों के लिए वो बहुत ही फायदेमंद होगा, आगे के कैरियर को लेकर के बहुत फायदेमंद होगा। आप सारे लोग देखेगा और उम्मीद करूंगा कि बहुत अच्छे से आप सारे लोग उस वीडियो को या फिर आप अपनी संस्था को सपोर्ट भी करेंगे, सहयोग करेंगे अपने कमेंट्स के माध्यम से। तो कल सुबह ये वीडियो जाएगी, देखिएगा, बहुत ही लाभप्रद होगा और आप में से बहुत सारे लोगों के लिए नई नई राहें भी खोलने वाला होगा। ठीक है, ठीक है, फिर मिलते हैं कल। धन्यवाद। वही सुबह 10-11 बजे के लगभग। तीन धुरंधर अभी मिलेंगे आपको 6 बजे। जी 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 भाई, ठीक है फिर, धन्यवाद।